मेरा बेटा नशे की लत में डूब चुका था और उस रात वह एक लड़की को अपने साथ घर लेकर आया था। उसे देखकर मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया था, क्योंकि उसकी हालत और आंखों की बेचैनी साफ बता रही थी कि वह खुद पर काबू खो चुका है। मैंने उस लड़की को समझाकर यहाँ से भेजने की कोशिश की, और जैसे ही मैंने उसका साथ दिया, सालिन बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में मुझे पकड़ कर कमरे में तक ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस पर मुझे एहसास हुआ कि पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब तक उसका साया औरत के सिर पर रहता है तब तक दुनिया कुछ हद तक सीधी लगती है, और जब वह साया उठ जाता है तो वह ज़िंदगी नरक बन जाती है। लेकिन मैं शायद सबसे ज़्यादा बदनसीब थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसे मैंने माँ बनकर पाला था। उस अंधेरी रात की याद आज भी मेरी रूह में किसी जहर की तरह फैल जाती है और मेरी पूरी ज़िंदगी को स्याह कर देती है। सालिन मेरा सौतेला बेटा था और उम्र में करीब 20 साल का। वही घर का अकेला कमाने वाला था और मेरे पति को गुजरे भी कुछ ही महीने हुए थे। पति के जाने के बाद उसका व्यवहार और भी कड़वा हो गया था। वह उस लड़की को घर लाकर यह कहने लगा कि वह इससे शादी करेगा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह रिश्ता सही नहीं है। मेरा इनकार सुनते उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने भी ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर किसी भी माँ का दिल टूट जाए। उस वक्त मुझे अपने अतीत की हर एक परत याद आने लगी। वह दिन जब मैं इस घर में नई दुल्हन बनकर आई थी और शालीन तब बहुत छोटा था। मेरे पति ने शुरू से ही उसे यह एहसास दिलाया था कि वह इस घर का मालिक है और मैं बस एक जिम्मेदारी। धीरे धीरे वह बात उसके दिमाग में जहर बनकर भर गई थी। मुझे याद है जब उसने पहली बार मुझे नाम से बुलाया था तो मैंने प्यार से समझाया था कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन उसे यह बात कभी मंजूर नहीं हुई। बचपन से ही वह बदतमीजी करता रहा और हर बार मेरे पति ने उसी का साथ दिया। एक छोटी सी बात पर मुझ पर हाथ उठाया गया और मुझे यह समझा दिया गया कि इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वक्त बीतता गया और मैं चुपचाप हर जुल्म सहती रही, क्योंकि मेरे माँ बाप ने विदाई के वक्त मेरे सिर पर यह जिम्मेदारी रख दी थी कि मुझे किसी भी हाल में इस घर को बचाए रखना है। बीमारी में भी काम करना और अपमान को निगल जाना मेरी आदत बन चुकी थी। शालीन बड़ा होता गया और उसके अंदर की बेरहमी भी बढ़ती चली गई। वह खुद को मालिक और मुझे नौकरानी समझने लगा। उसके शब्द और नज़रें दोनों ही चुभने लगी थी, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मैं उम्मीद से हुई तो मुझे लगा शायद किस्मत पहली बार मुझ पर मेहरबान हुई है और मेरा अपना बच्चा मेरे लिए ढाल बन जाएगा। कुछ वक्त के लिए मेरे पति को व्यवहार भी बदला, लेकिन यह खुशी ज़्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि जलन और नफरत ने एक बार फिर मुझे तोड़ दिया। उस हादसे के बाद मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी जिंदा थी। पति की अचानक मौत ने मेरी बची खुची ताकत भी छीन ली और उसके बाद शालीन पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसी बेकाबूपन की एक कड़ी वह रात थी जब वह लड़की को जबरदस्ती कर लाया था, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे डराने की कोशिश की। उस पल मेरे अंदर की माँ जाग गई और मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं किसी मासूम को बर्बाद नहीं होने दूंगी। उस रात के बाद से मेरे भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला, क्योंकि उस लड़की की डरी हुई आंखें मुझे बार बार याद आ रही थी और मुझे लगता था कि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। शालीन उस दिन के बाद और ज़्यादा बदतमीज और लापरवाह हो गया। वह देर रात तक बाहर रहने लगा और सुबह घर लौटता तो उसकी आंखों में नशे की सुस्ती और चेहरे पर अजीब सी अकड़ होती। मोहल्ले में लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा डर यह था कि अगर किसी दिन उसकी कोई हरकत खुलकर सामने आ गई तो बदनामी का सारा बोझ मेरे ही सिर पर आएगा, क्योंकि इस समाज में गलती चाहे बेटे की हो, उंगलियां हमेशा औरत पर ही उठती हैं। मैं दिन भर भगवान से यही दुआ करती रहती कि शालीन किसी तरह संभल जाए और यह घर किसी बड़े तूफान से बच जाए, लेकिन हालात उल्टे ही जा रहे थे। एक दिन सुबह उसने मुझसे पैसे मांगे और जब मैंने मना किया तो उसने बहुत अपमानजनक शब्द कहे। उस वक्त मुझे अपने बीते हुए दिनों की याद आ गई जब मेरे पति जिंदा थे और हर बात पर मुझे ही दोषी ठहराया जाता था। शालीन को हमेशा खुली छूट मिली थी और उसी छूट ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि वह जो चाहे कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। मैं जानती थी कि मुझे चुप रहने की आदत छोड़नी होगी, लेकिन डर भी उतना ही गहरा था, क्योंकि मेरे पास न कोई सहारा था और न ही कोई अपना। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर से मेरी आंखों के सामने आ गई जब शालीन अपने दोस्तों के साथ घर आया और बातें करते हुए उसका नाम लेने लगा। उसकी हंसी और शब्दों में एक ऐसी बेरुखी थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो यह सब और भी भयावह रूप ले सकता है। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं अब सिर्फ सहती नहीं रहूंगी, बल्कि सही और गलत के बीच खड़ी होकर सच का साथ दूंगी। उस फैसले के बाद से मैं हर हरकत पर नजर रखने लगी। शालीन को यह पसंद नहीं आया और उसने मुझसे दूरी बना ली।
लेकिन उस दूरी में भी उसकी नज़रों का जहर मुझे महसूस होता था। कभी कभी रात को मुझे नींद नहीं आती थी और मैं सोचती थी क्या एक माँ होना इतना बड़ा अपराध है कि उसकी कीमत पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़े। मुझे अपने गर्भ में खोए हुए बच्चे की याद आती और दिल भर जाता, लेकिन फिर खुद को समझाती कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। शालिन की हरकतें अब खुलकर सामने आने लगी थी और मोहल्ले वालों की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह जकोर जोर दिया, जब एक पड़ोसी औरत मेरे पास आई और उसने डरते हुए कहा कि शालिन के व्यवहार से लोग डरने लगे हैं। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब देख रही हूँ, बल्कि पूरी बस्ती इस आग को फैलते हुए देख रही है। मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो, मैं किसी और मासूम को उसकी गलतियों का शिकार नहीं बनने दूंगी। यह फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं अब भी चुप रहती तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। उस रात मैंने पहली बार खुद को मजबूत महसूस किया और ये समझ लिया कि डर के आगे झुकना ही सबसे बड़ी हार होती है। मेरे भीतर उठता डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा था, लेकिन वह गुस्सा चीख बनकर बाहर नहीं आता था, बल्कि खामोशी की तरह मेरे व्यवहार में उतर गया था। शालिन को शायद यही खामोशी चुभने लगी थी, क्योंकि अब वह हर छोटी बात पर मुझ पर हावी होने की कोशिश करता, कभी ताने मारता तो कभी जानबूझकर ऐसी बातें कहता जिसे मुझे मेरी औकात याद दिलाई जा सके। उसे लगता था कि इस घर में उसके सिवा किसी का कोई वजूद नहीं है और मैं सिर्फ एक मजबूरी हूँ जिसे वह जब चाहे दबा सकता है। लेकिन अब मैं अंदर से बदल चुकी थी। मैंने उसके हर झूठ को और हर हरकत को याद रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि सच को बचाने के लिए याददाश्त सबसे बड़ा हथियार होती है। दिन गुजरते गए और शालिन की आदतें और भी बिगड़ती चली गई। वह कई कई दिनों तक घर नहीं आता और जब आता तो अजीब सी थकान और चिड़चिड़ेपन में रहता। कभी कभी उसकी बातें सुनकर मुझे लगता कि वह खुद भी अंदर से खाली हो चुका है, लेकिन फिर उसके शब्दों में बड़ी बेरहमी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती कि हर दर्द किसी को दरिंदा बनने से हक नहीं देता। एक दिन उसने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि अब इस घर में मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है और अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी तो मुझे यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। वह धमकी भरे लहजे में बोला और उस वक्त मुझे अपने माँ बाप की बातें याद आ गई कि औरत को हर हाल में घर बचाना होता है। लेकिन मैंने पहली बार मन में ही मन सवाल उठाया कि क्या ऐसा घर बचाने लायक होता है जहाँ इंसान की इज्जत ही सुरक्षित न हो। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाई और अपने बीते हुए जीवन के हर मोड़ को याद करती रही। कैसे एक गरीब घर से निकलकर मैंने बड़े सपनों के बिना ही इस घर में कदम रखा था और कैसे धीरे धीरे मेरी पहचान मिटा दी गई। मुझे यह भी एहसास हुआ कि अगर मैं अब भी चुप रही तो मेरी चुप्पी ही उसकी ताकत बन जाएगी। अगले दिन मैंने अपने व्यवहार में हल्का सा बदलाव किया। मैं अब उसकी हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती थी और न ही डर कर पीछे हटती थी। यह बदलाव उसे और ज़्यादा बेचैन करने लगा। उसे शायद यह महसूस होने लगा था कि जिस औरत को वह कमज़ोर समझता था वह अब उसकी नज़रों से डरने लगी है। कुछ दिनों बाद उसने फिर से पैसों को लेकर हंगामा किया और इस बार मैंने साफ मना कर दिया। मेरे मना करते ही उसने गुस्से में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने शांत रहकर सिर्फ इतना कहा कि गलत रास्तों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं बन सकती। मेरे इन शब्दों ने उसे जैसे अंदर तक जला दिया। वह बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया और उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि सही बात कहने में भी एक अजीब सी ताकत होती है। हालांकि डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक नया भरोसा भी जन्म ले चुका था कि अगर मैं खुद के लिए नहीं खड़ी हुई तो कोई और भी मेरे लिए नहीं खड़ा होगा। मेरे भीतर पैदा हुआ भरोसा भी नाजुक ही था, लेकिन इतना जरूर था कि अब मैं पूरी तरह टूटने वाली नहीं थी। शालिन की गैर मौजूदगी के दिनों में घर अजीब सी खामोशी से भर जाता था और वही खामोशी मुझे सोचने का मौका देती थी। मैं पहली बार ये समझ पा रही थी कि डर में जीना भी एक आदत बन जाता है और जब इंसान उस आदत को तोड़ता है तो तकलीफ होती है, लेकिन सांस भी आने लगती है। शालिन जब वापस लौटा तो उसके तेवर और ज़्यादा बदले हुए थे। उसकी आंखों में अब सिर्फ अकड़ नहीं बल्कि शक भी था। उसे शायद यह लगने लगा था कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। वह मुझसे नज़रें मिलाकर बात करता और हर शब्द में ये जताने की कोशिश करता कि वह अब भी इस घर का मालिक है। एक दिन उसने साफ शब्दों में कहा कि मुझे उसकी ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है और अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस वक्त मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि गलत को गलत कहना मेरा हक ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। मेरे इस जवाब ने उसे और भड़का दिया। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगा और बड़बड़ाते हुए ऐसी बातें करने लगा जिनका मकसद सिर्फ मुझे डराना था। उस रात मुझे पहली बार सच में एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ मेरे सम्मान की नहीं बल्कि सही और गलत के बीच की है। अगले कुछ दिनों में मोहल्ले की शिकायतें और बढ़ गई और लोग मुझसे सवाल करने लगे कि मैं सब कुछ देखकर भी चुप क्यों हूँ। उन सवालों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि अब चुप्पी सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी बनती जा रही थी। एक शाम जब सालिन देर
रात लौटा तो उसके साथ कुछ लोग भी थे और उनके हाव भाव देखकर मुझे खतरे का अंदाज़ा हो गया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती रही कि कोई अनहोनी न हो। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और हर आठ पर मेरा दिल कांप उठता था। सुबह जब शिव शांत हुआ तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं हालातों को यूं ही बहने नहीं दूंगी। मैंने अपने बीते अनुभव को जोड़कर सोचना शुरू किया कि कैसे हर बार सच्चाई को दबा दिया गया और कैसे डर ने मुझे कमज़ोर बनाए रखा। उसी दिन मैंने अपने लिए कुछ सीमाएं तय कर ली। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब मैं अपमान को चुपचाप सहने के बजाय सही वक्त पर सही कदम उठाऊंगी। यह फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा था, लेकिन यह भी सच था कि अब पीछे हटने का मतलब खुद को हमेशा के लिए खो देना होता है। शालिन को शायद मेरे बदले हुए रवैये का अंदाज़ा हो गया था और उसने मुझ पर नज़र रखना शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं डर कर नहीं बल्कि सतर्क होकर जी रही थी। समय अब तेज़ी से बदल रहा था और हालात भी किसी शांत नदी की तरह नहीं बल्कि उफनते सैलाब जैसे हो चुके थे। शालिन का व्यवहार दिन पर दिन ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा था और उसके शब्दों में पहले जैसे से ज़्यादा कटुता आ चुकी थी। वह मुझे देखता तो जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना हिसाब तैर जाता और वही नज़रें मुझे सावधान कर देती थी कि आगे कुछ भी हो सकता है। एक दिन उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर मैंने उसकी ज़िंदगी में दखल देना बंद नहीं किया तो वह मुझे इस घर से निकाल देगा। उस वक्त मुझे डर ज़रूर लगा, लेकिन उस डर के नीचे एक अजीब सी मजबूती भी महसूस हुई क्योंकि मैं जान चुकी थी कि डर के सहारे कोई रिश्ता या घर नहीं चलता। मैंने उससे कहा कि मैं किसी गलत बात का साथ नहीं दे सकती, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मेरे इन शब्दों ने उसे आग बबूला कर दिया और वह घर में चीज़ें पटकने लगा। उस ओर ने में मुझे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उस रात मैंने पहली बार मन ही मन यह स्वीकार किया कि शायद इस घर में मेरा रहना अब सुरक्षित नहीं रहा। अगले कुछ दिनों तक माहौल भी तनावपूर्ण रहा और शालीन हर मौके पर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, कभी पैसों को लेकर तो कभी घर के फैसलों को लेकर। लेकिन अब मैं हर बार खामोशी के बजाय संयम से जवाब देने लगी थी। मोहल्ले के कुछ लोग भी अब खुलकर बातें करने लगे थे और उनकी नज़रों में डर साफ झलकता था। मुझे समझ आ गया था कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो किसी बड़े नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी बीच एक शाम वह लड़की फिर से मेरी आंखों के सामने आ गई। जब वह डरते हुए मेरे पास आई और बोले कि शालीन उसे परेशान कर रहा है और वह मदद चाहती है, उस पर मुझे किसी माँ की नहीं बल्कि एक इंसान की जिम्मेदारी महसूस हुई और मैंने तय कर लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित रहेगी और मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। यह फैसला मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि मैं जानती थी कि इसके बाद शालीन का गुस्सा और भी भड़क सकता है, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि सच का साथ देना मेरे लिए अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उसी रात मैंने अपने भीतर यह ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए मैं किसी गलत काम का इंसान नहीं बनूंगी और न ही किसी मासूम को अकेला छोड़ूंगी। उस लड़की को अपने पास बैठाकर मैंने उसके डर को महसूस किया और पहली बार मुझे साफ साफ ये समझ आया कि मामला सिर्फ मेरे और शालीन के बीच का नहीं रहा बल्कि यह कई जिंदगियों से जुड़ चुका है। शालीन को जब पता चला कि वह लड़की मुझसे मदद मांग चुकी है तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह घर में इधर उधर घूमता रहा और बार बार यह जताने की कोशिश करता रहा कि इस घर में वही सब कुछ है और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उस रात उसका व्यवहार बेहद ऐसी तरह था और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मैं अंदर से डरी हुई जरूर थी, लेकिन अब मैं डर के साथ एक दृढ़ निश्चय भी जुड़ चुका था कि अब मैं और पीछे नहीं हटूंगी। मैंने उस लड़की को समझाया कि वह शांत रहे और जैसे ही मौका मिले सुरक्षित जगह चली जाए। यह बात शालीन को और चुभ गई क्योंकि उसे यह महसूस हो गया था कि अब उसकी पकड़ डेली पड़ रही है। वह मेरे पास आया और धमकी भरे लहजे में बोला कि मैं उसके मामलों में दखल देकर अपनी हदें पार कर रही हूँ। उस वक्त मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए साफ शब्दों में कहा कि गलत को रोकना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पीछे नहीं हटूंगी। मेरे इन शब्दों ने जैसे आग में घी डाल दिया और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। उस रात घर में एक अजीब सी घुटन फैल गई थी और हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। मैं बार बार भगवान से यही दुआ कर रही थी कि मुझे सही फैसला लेने की ताकत मिले। कुछ देर बाद शालीन गुस्से में घर से बाहर चला गया और घर में सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में मैंने उस लड़की को सुरक्षित निकल जाने में मदद की और उसे यह भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं थककर वहीं बैठ गई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे साहसिक कदम उठा लिया है, लेकिन साथ ही यह भी जानती थी कि इसके बाद हालत और कठिन हो सकते हैं। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। सुबह होने से पहले ही मुझे एहसास हो गया था कि अब इस घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। शालीन देर तक वापस नहीं आया और उससे खालीपन में मुझे अपने बीते हुए पूरे जीवन की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी।
एक गरीब घर से निकलकर यहाँ तक का सफर, अपमान, डर, चुप्पी और सहनशीलता, सब कुछ जैसे एक साथ आंखों के सामने आ खड़ा हुआ हो। मैंने पहली बार खुद से यह सवाल किया कि क्या मैंने सच में गलत किया था, या फिर मैंने वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। जब सूरज की पहली किरण घर में आई तो मेरे भीतर एक नई रोशनी जाग चुकी थी। थोड़ी देर बाद शालिन लौटा और उसके चेहरे पर थकान और बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। उसने मुझसे नजरें चुराई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उस खामोशी में मुझे उसकी हार साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो इंसान डर के सहारे जीता है वह सच का सामना नहीं कर पाता। उस दिन के बाद घर में अजीब सा संतुलन बन गया। शालीन अब पहले जैसा हावी नहीं रहा और मैं भी डर कर सहने वाली औरत नहीं रही। मैंने समझ लिया था कि सम्मान कोई देता नहीं बल्कि खुद खड़ा होकर लिया जाता है। कुछ समय बाद शालीन ने खुद ही घर छोड़ दिया और मैं उस घर में अकेली रह गई, लेकिन उस अकेलेपन में भी अब डर नहीं था बल्कि सुकून था। मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश की और खुद के लिए जीना शुरू किया। समाज क्या कहेगा, इस डर से बाहर निकलकर मैंने ये मान लिया कि सच के साथ खड़े होने की कीमत ज़रूर होती है, लेकिन उसकी ताकत उससे कहीं ज़्यादा होती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दर्द ज़रूर महसूस होता है, लेकिन पछतावा नहीं, क्योंकि अगर उस दिन मैं चुप रहती तो शायद मैं खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाती। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो डर और हालत के बीच सही को चुनने की हिम्मत करती है। जिंदगी में मुझे बहुत कुछ छीना, लेकिन अंत में मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटा दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में। धन्यवाद।